सभी का वाटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की क्लास होगी। ये इतिहास की आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आपका इतिहास में बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो आपको इतिहास में इसकी रुचि होगी, रुचि हो जाएगी। दरअसल मैं ऐसा आपको स्टडी कराऊंगा जिससे आपको इतिहास में रुचि होने लगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, मुझे आपको कम से कम हमसे 8 से 10 वीडियो तक का समय दीजिए। अगर आप इतने वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे आपको तो अपडेट भी मिलेगा, टीचर्स भर्ती के सभी अपडेट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी। आपको मतलब A to Z सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे प्राचीन इतिहास, अगर आपके जहाँ भी इतिहास आता हो वहाँ पे सभी इतिहास का क्या हो और पूछता हो, वहाँ पर आपको ये इतिहास काम देने वाला है। अगर शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते हैं, अगर वहाँ पर भी किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, अगर इतिहास पूछ रहा हो, केवल इतिहास लिखा हो, तो समझ जाइए कि उसमें प्राचीन इतिहास भी होगा। लेकिन अगर उसमें पोर्शन को इलेबरेट कर दिया कि जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस के इतिहास को पूछा जाएगा तो मैं उसका भी आपको क्लासेस दूंगा। लेकिन आपको ये इतिहास की जो ये आज की क्लास है हर जगह आपको काम देने वाली, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखना है। यह जो ये आपकी सिलेबस है, मैं प्राचीन इतिहास किसकी, S.K. पांडे जी की ये बुक है, आप देख सकते हैं। इनकी बुक्स को ही मैं क्या करूँ, इसके बुक्स को पूरे क्रैक्स को मैं आपको बताऊंगा। यह पूरी बुक जो आपको 500 से 700 पेज की ये पूरी बुक है। इसमें आपको मैं मतलब कि इसके पूरे बुक्स की जो क्रैक्स है आपको मैं इसमें स्टडी कराऊंगा। याद रखें, मैं पूरा इसको इलोबरेट नहीं करूंगा कि पूरी किताब की थ्योरी में लिख कर आपको पूरा पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे लिख कर पढ़ाना चाहिए, मतलब कि आपको बुक से पढ़ाना चाहिए, मैं बुक से पढ़ाऊंगा। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे अपने हैंड रिटेन के थ्रू ही आपको पढ़ाना चाहिए तो मैं उस तरीके से भी क्लास लेने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको समझ में आए, इस तरीके से मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली वीडियो को विजिट कर लेना है। अगर आप डेली वीडियो को विजिट करेंगे तभी आपको इतिहास के एक भी पोर्शन को अगर आप मिस कर देते हैं तो आप क्या वो उसका क्रम भूल जाएंगे। अगर इतिहास को अगर आपको रुचि बनानी है तो इतिहास को समझें, उसकी जो भी स्टोरी है उसको समझें, तब क्या होगा, आप इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। इतिहास उन्हीं लोगों को नहीं याद होता है जो या तो बहुत सरसरी निगाह से स्टडी करते हैं। आपको मैं क्या बताऊंगा, इस स्टोरी के साथ साथ उसको सरसरी निगाह से मैं बताऊंगा। मतलब पूरी तरीके से आपको क्या करना है, इतिहास पर अगर आप डिपेंड होना चाहते हैं तो डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि मैं A to Z आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए सॉरी चलिए, इतिहास की हमारी आज की देखिए पहली क्लास है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आखिर इतिहास का जो विभाजन है, सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि इतिहास के फादर कौन है। इतिहास के फादर कौन है ये सबको पता है, हेरोडोटस। कौन है ये, इतिहास के क्या है, पिता कहे जाते हैं। अब इतिहास के पिता कहे जाते हैं तो बाकी इतिहास का हम अध्ययन सुविधानुसार, जो इतिहास का जो अध्ययन है सुविधानुसार इसको सुविधानुसार बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में। किन किन में, देखिए पहला होता है आपका प्रागैतिहासिक। क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है, इतिहास को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। किसको, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है आपका, ऐतिहासिक काल। तीन होते हैं आपके, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है आद ऐतिहासिक। अब बात आती है कि ये आखिर ये प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या। प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिनके आपको ना तो कोई लिखित साधन मिले हैं, ना तो किसी प्रकार से क्या होता है, मतलब कि उस समय क्या लिखित साधनों का क्या था, बिल्कुल अभाव था। तो उस काल को जिस काल में इसका अभाव था लिखित साधनों का, हमको जानकारी नहीं मिलती है, वो उनको हम किसमें पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। जिनमें लिखित साधन तो मिलते हैं लेकिन उनको क्या, जो भी लेखन थे उनको हम क्या पढ़ नहीं पाए, आज तक क्या नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब
जानकारी के स्रोत लिखित साक्ष्य के रूप में तो मिले, लेकिन क्या है, उसकी जो लिपि थी उसको आज तक हम पढ़ने में सफल नहीं रहे, तो उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। अब उसके आगे वाला एक स्टेप बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखित साक्ष्य भी मिले हैं उसको हम क्या कर पाए, पढ़ भी पाए हैं, और उसको हम पढ़ने में सफल भी हो पाए हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? ऐतिहासिक काल होती। क्या बोल देते हैं? ऐतिहासिक काल। तो बात करें कि भारतीय संबंध में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो छठवीं शताब्दी पूर्व से ही मानी जाती है। छठवीं शताब्दी पूर्व से ही ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब हम क्या करेंगे, इतना जानने के बाद हम क्या स्रोत के बारे में बात करते हैं कि इतिहास के वो कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है। तो स्रोत में दो प्रकार के स्रोतों की आपको स्टडी करनी है। एक साहित्यिक स्रोत, एक कौन से, एक आपको पढ़ने है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आपको क्या पढ़ने है? पूरा तात्विक स्रोत। क्या पढ़ने है? पूरा तात्विक स्रोत। सॉरी। अब साहित्यिक स्रोत में देखिए आपको तीन चीजें पढ़नी है। आपको बस देखिए फ्लो चार्ट से पढ़ते जाइए, जहाँ पर जरूरत होगा आपको फ्लो चार्ट भी मैं बताऊंगा, जहाँ पे जरूरत होगा आपको पूरे फैक्ट भी बताए जाएंगे। किसी भी एग्जाम से आपको क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, एक पहला होता है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा होता है लौकिक ग्रंथ। क्या होता है? लौकिक ग्रंथ। तीसरा क्या होता है? जो भी विदेशी यात्रियों के जो विवरण से जो जानकारी मिलती है, हम किसमें पढ़ेंगे? उनको साहित्यिक पढ़ेंगे। सबको एक एक अलग से हम क्या करेंगे? सबकी स्टडी करेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आपको सब कुछ आपको A to Z बताया जाएगा। और दूसरा क्या है? पूरा तात्विक स्रोत। क्या है दूसरा? पूरा तात्विक स्रोत। तो पहले हम पूरा तात्विक स्रोत को ही आपको स्टडी कराएंगे, ये कौन बहुत बड़ा पोर्शन है। तो देखिए, पूरा तात्विक स्रोत में सबसे पहले आपको किसकी स्टडी करनी है? अभिलेखों की करनी है। किसकी करनी है? अभिलेखों की करनी है। फिर क्या क्या आते हैं इसमें? सिक्के आते हैं इसमें, और क्या आते हैं? मृद भांड आते हैं। और क्या इसमें आपको कि हमें पूरा तात्विक स्रोत कौन कौन से और है? मूर्ति कला है, मूर्ति कला और चित्रकला। क्या है? मूर्ति और चित्रकला। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस तरीके से क्लास कैसी लग रही है। स्थापत्य क्या हो जाएगा? स्थापत्य यानी कि जो भी स्मारक बनाए गए थे उससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? पूरे स्रोतों की जानकारी हम ले लेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? पूरे स्रोतों की जानकारी ले लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका शुरू करते हैं पूरा तात्विक में अभिलेखों से। इसमें एक एक फैक्ट आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है? अभिलेख। क्या पढ़ना है? अभिलेख। अब अभिलेख, सबसे पहले कि अभिलेख होते क्या है? अभिलेख यानी कि अभिलेख जो भी अभिलेख थे, या तो वे पत्थर पे लिखे जाते थे या तो किसी धातुओं पे। या तो अभिलेख किस पे मिलते हैं? या तो पत्थरों पे, या तो कोई भी किसी प्रकार की धातु थी, इन पर क्या मिलते थे? उत्कीर्ण जो भी होते थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोल देते हैं। तो जो भी उत्कीर्ण पठन सामग्री होती है उसको हम अभिलेख बोल देते हैं। इसके द्वारा हमें जो अभिलेख होते थे, ये जो शासक जो होते थे उस समय के, इन पर उत्कीर्ण करा के क्या अपने आदेशों की तरह इसका इस्तेमाल करते थे। अगर उनको, जैसे आज क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार से ईमेल्स के माध्यम से क्या होता है, हम क्या करते हैं? अपने बातों को क्या होते हैं? एक दूसरे के माध्यम से, आज मीडिया है तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था? ये सब साधन उपलब्ध नहीं थे। तो हम क्या करते थे? सबको हम इस तरीके से अभिलेखों के माध्यम से लोगों को जानकारी पहुंचाते थे। एक जगह लिख दिया जाता था, क्योंकि पहले के लोग एक गुट में रहते थे। एक राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी और वहाँ के लोग जनता रहती थी। तो वहाँ पे इसके माध्यम से लोगों को क्या होती थी? जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होती थी। और ऐसा लैंग्वेज यूज किया जा सकता जो पढ़ने योग्य हो, जो उस समय के लोग क्या करते हो? पढ़ने योग्य हो। अभिलेखों के, अब आपको यहाँ से एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, इसको कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। लेकिन
अगर बात आ जाती है आपके प्राचीन लिपियों के अध्ययन के बारे में, सॉरी किसकी बात आती है, प्राचीन जो भी लिपियां हैं, जो भी प्राचीन लिपियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोलियोग्राफी। क्या कहते हैं, ये आपको दोनों फैक्ट एकदम रटे होने चाहिए। क्या कहते हैं, पोलियोग्राफी। क्या होता है, पोलियोग्राफी। ये होता है एपिग्राफी, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन होता है। जो पोलियोग्राफी होता है, इसमें प्राचीन जो भी लिपियां होती थी उनका अध्ययन किया जाता था। जैसे चलिए हम हड़प्पा के बारे में कुछ बात करते हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख किसको माने जाते हैं, अगर आप पढ़ते होंगे तो सबसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसके माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है। तो आपको दो तरीकों से, देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करेंगे तो यहाँ से आपको दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो सबसे प्राचीन हो, सबसे जो प्राचीन हो और जिनको पढ़ा ना गया हो, क्या, जिनको पढ़ा ना गया हो, और एक जो सबसे प्राचीन हो जो पढ़ा गया हो, क्या हो, जो पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो, जो पढ़ा ना गया हो। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख थे हमको सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के। कौन से अभिलेख माने जाते हैं, जो भी हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख थे सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं उस समय के अभिलेखों के। लेकिन इन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं गया, इन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इनको नहीं पढ़ने की कैटेगरी में इनको डाला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से है। तो यह बोगचकोई है। कौन सा है, यहाँ से इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख, देखिए यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन, अगर अभिलेखों से क्वेश्चन पूछेगा, अभिलेख पूछे तो क्या बोलेंगे आप, बोगचकोई। क्या बोलेंगे, बोगचकोई। देखिए इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको क्या करना है, कम से कम समय में खत्म करना है। तो हमारे वीडियोस को डेली रेगुलर आपको विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रैक्स को स्टडी कराऊंगा आपको। क्रैक्स की स्टडी आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी तरीके से किसी सब्जेक्ट को आपने अच्छे से अध्ययन किया हो। तो इसको ये क्या सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ये 1400 आसपास, 1400 के आसपास का ये अभिलेख माना जाता है। तो इस जो इसकी लिपि थी, जो बोगचकोई की जो लिपि थी, इसको कीलक लिपि कहते हैं। कलर बदल देते हैं, इसको कौन सी लिपि बोलते हैं, कीलप लिपि। ध्यान देंगे, इसकी जो लिपि कौन सी थी, इसकी लिपि थी कीलप लिपि। क्या थी, ये कीलप लिपि में लिखी गई थी। इसकी जो खोज किसने किया था, इसकी खोज विक्लर महोदय ने किया था। किसने किया था, विक्लर महोदय ने किया था। कब किया था, 1907 ईस्वी में। कब किया था, 1907 ईस्वी में किसी खोज की थी इस लिपि की खोज, मतलब इस लिपि को इन्होंने क्या पढ़ा था, किसने पढ़ा था, विक्लर, 1907 में। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, बोगचकोई अभिलेख है। कौन से, जो पढ़ा गया, जो सबसे नहीं पढ़ा गया उसमें हड़प्पा को माना जाता था। चलिए अब कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। उस समय के जो दक्षिण भारत के जो मंदिर थे, जो उसमें चोलों के जो मंदिर थे, जो चोलों के जो मंदिर थे उनके अभिलेख क्या है, हमको बहुत मिलते हैं। इन्हीं को क्या प्राचीनतम अभिलेखों में माना जाता है। लेकिन अगर बात करें जो पढ़ा गया है, इसमें अशोक का अभिलेख है। कौन से है, अशोक के, दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेखों को प्राचीनतम अभिलेख भारत का माना गया। किसका माना गया, भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के माने गए हैं। किसके माने गए हैं, अशोक के माने गए। जिसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसे पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने। इसे ही पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। किसे पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। उस समय के जो अभिलेख थे सिक्कों पर, दीवालों पर आदि पर लिखे जाते थे। जो राजाओं के क्या होते थे, घोषणा पत्र होते थे। क्या होते थे, घोषणा पत्र होते थे। अगर जो विश्व की बात की जाए तो बोगचकोई। अगर आपसे विश्व में बात की जाए सर्वप्रथम तो आप बोलेंगे बोगचकोई। क्या बोलेंगे, नोट ध्यान दीजिए, बोगचकोई।
कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य एशिया से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर भारत से बात की जाए, भारत का जो प्राचीनतम अभिलेख है अशोक का अभिलेख है। कौन सा है? अशोक का अभिलेख है। आप सब पूरी स्टडी करेंगे, अभी बस आप देखते जाइए कि आपको कैसे इंटरेस्ट जगता है। अशोक के अभिलेख को भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसको किसने पढ़ा था? तो इसको जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था इसको? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। चलिए अब अगला बात करते हैं, सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सिक्कों के बारे में, यानी क्वाइंस के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। क्वाइंस किसके बारे में? क्वाइंस के बारे में है। क्वाइंस क्या कहता है? जो सिक्के अर्थात जो मुद्रा होते थे, भारतीय इतिहास को जानने का आज भी प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। इसे न सिर्फ उस समय के जो शासक थे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि जो उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी, राजा होते थे उस पर अपना नाम अंकन करवाते थे। अब इनके कुछ फैक्ट जाने, जो सिक्के थे, जो राजा महाराजा थे उस समय के, उनके न केवल उस समय के जो शासकों की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, यानी कि देखिए जो भी राजा अपने समय में क्या रहे होंगे, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से अच्छे रहे होंगे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सिक्के चलाए होंगे। तो सिक्कों से हमको उस समय की राजाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी भी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। देखिए जो बहुत ही मतलब कि उस समय के जो राजा बहुत अच्छे रहे होंगे आर्थिक रूप से, उन्होंने ज्यादा सोने के सिक्के निकाले। जो कम रहे होंगे वो सोने के न निकाल के उन्होंने तांबे कांसे के निकाले होंगे। मतलब कि उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस होगी तभी तो वो सोने पे तांबे से आए। वो प्रोटीन मिक्स करके उन्होंने कांसे बनाए और वे एल्युमिनियम पर आए। तो ये कभी किसी चीज की आभास महसूस होगी तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो लोग सोने के सिक्के क्यों नहीं बनाते। तो चलिए अभी सबको देखेंगे बहरहाल। चलिए आगे चलते हैं, इनके कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। फैक्ट्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इनको की पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के बारे में पूछे तो क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसप। क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसप। भारतीय जो मुद्रा शास्त्र के जनक है जेम्स प्रिंसप। अब सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए। न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। थोड़ा सा दोस्त राइटिंग पर उतना में भी अभी मैं नया यूज कर रहा हूँ, इसको उतनी संसाधन नहीं कि मैं और अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो जितना संसाधन है उस हिसाब से मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बस आप थोड़ा सा राइटिंग पर क्या करें, ज़्यादा गौर न करें, बस आप बातों को समझे। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैं पूरा A to Z आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अलग फर्क। भारतीय मुद्रा परिषद कहाँ है? जो भारतीय मुद्रा परिषद कहाँ पर है और इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी? ये कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में हुई थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रारंभिक सिक्के थे उनको क्या कहते थे? जो भारतीय जो उपमहाद्वीप के जो आरंभिक शुरू के सिक्के हैं इनको क्या कहते थे? आहत कहते थे। क्या कहते थे? आहत सिक्के। क्या कहते थे? आहत सिक्के। क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। ये इलाहाबाद है, ये न्यूमिस्मेटिक है, समझ जाइएगा। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी। अब चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन का कार्य किसने शुरू किया था? तो आपको जो हिंद बोलते हैं, हिंद यवन शासक, जो हिंद यवन शासक थे, इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाना सर्वप्रथम शुरू किया। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? सिक्कों पर लेखन कार्य शुरू किया था। किसने किया था? हिंद यवन ने, हिंद यवन शासकों ने। एक पॉइंट यहां से आप नोट कर लेंगे। अब कुछ
उस समय के सिक्के जो फेमस हुए, जैसे चलिए अब स्वर्ण सिक्कों के बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए, जो स्वर्ण सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए। इस तरीके से आपको सब क्वेश्चन, सभी के पॉइंट्स आपके यहाँ दूर होंगे। चलिए इसको हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं कि सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को किसने चलाया। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को किसने चलाया, तो आप क्या बोलेंगे, हिंद यवन। किसने चलाया, हिंद यवनों ने चलाया। किसने, हिंद यवनों ने सर्वप्रथम चलाया। कब से चलाया, सर्वप्रथम सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए, सोने के। अब बात आती है कि इसमें किसने चलाया, तो हिंद, ये जो राजा था मिनांडर था। कौन था, मिनांडर था, जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि सॉरी भारतवर्ष की बात करें तो भारत में स्वर्ण सिक्कों को किसने चलाया, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को चलाने वाला था कुषाण का एक शासक था। कौन था, कुषाण का एक शासक था जिसको बोलते हैं विम कडफिसस। क्या बोलते हैं, विम कडफिसस। क्या बोलते हैं, विम कडफिसस। इसने भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को चलाया। किसने चलाया, विम कडफिसस को। सर्वप्रथम इसको सिक्के भारत में चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, विम कडफिसस को। ठीक है। अगर बात की जाती है आपसे कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए हैं, सॉरी, अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देते होंगे, तो जो आयोग है स्वर्ण सिक्कों को चलाने का श्रेय जो कडफिसस को ही देता है। ठीक है, कडफिसस को ही देता है। ठीक, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो स्वर्ण सिक्के थे वो सर्वाधिक किसने चलाया है। ठीक है, तो सर्वाधिक कुषाणों ने चलाया है। अब बात करें कि गुप्त शासकों में स्वर्ण सिक्कों चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्कों को चलाया था। तो इस तरीके से आपने आज क्या कौन कौन से पॉइंट समझे, सिक्कों को समझा है और अभिलेखों को समझा है। इसके बाद आपका क्या आता है और भी हम आगे देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उनके साथ देखेंगे। इसके पहले हम कुछ साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे, लेकिन आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, साहित्यिक कुछ स्रोतों को जान लेंगे। अभी जो आपके इसमें जो पार्ट बचे हुए हैं, जैसे मृदभांड, मुहरे, ये सब क्या होगा, आप सब्जेक्ट जो भी मैं एक्सप्लेनेशन मतलब टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उसके साथ उनका स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में आपको साहित्यिक स्रोतों में जैसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण क्या थे, उपनिषद क्या थे, इन सब के बारे में, वेद, वेदांग, रामायण, सबके बारे में एक एक पॉइंट की आपकी स्टडी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को हमारे वाईटी टीचर्स अकेडमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपकी सीटें की कक्षाएं चल ही रही हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इतिहास पूछे जाते हैं, मतलब पूरे जीएस के पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर सारे जीएस की कक्षाएं आपको फ्री में दी जा रही है। अभी आपकी इतिहास की कक्षाएं धीरे धीरे आपके और भी कक्षाएं आपको मिलने लगेंगी। तो क्या करना है आपको, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद।